गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून। वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? सभी को गुड आफ्टरनून। वॉइस क्लियर है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए वॉइस क्लियर है। चलिए, कल फिर छुट्टी मिली थी आप लोगों को, पढ़ के आए हैं पूरा? जो भी पिछली क्लास थी उसको पढ़ के आए हैं? जहां तक कंप्लीट हुआ है पूरा बजट सेक्शन तक। फिर हमने जो अनुदान के बारे में बताया था, अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, प्रत्यानुदान, लेखानुदान, सब चीज पढ़ लिए होंगे आप। चलिए, तो फिर ये अनुमान लगाएं कि आज के क्वेश्चन आप सही बनाएंगे, क्योंकि अब तो रिवीजन करके आए हैं तो आज के क्वेश्चन सब सही बनाएंगे, ये अनुमान लगा लेते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और आज के क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन इतने बेहतरीन क्वेश्चन है कि उस क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं वो समझ आएगा, और जिनका क्लियर नहीं है वो उस क्वेश्चन से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आज के क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है जिसको आंसर सबको देना है। क्वेश्चन है 131 नंबर का। राष्ट्रपति की शर्तों के विषय में क्या सुमलित नहीं है? कुछ कट रहा है तो उसको मैं बता दे रहा हूं। राष्ट्रपति के पद की शर्तों के विषय में क्या सुमलित नहीं है? पहला, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह भारत का नागरिक हो, वह अन्य किसी लाभ के पद पर नहीं होगा, उसे विशेषाधिकार की पात्रता होगी, उसकी उपलब्धियां और भत्ते उसकी पद के दौरान कम नहीं किए जा सकते। पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 1 2 3, ऑप्शन बी है 2 3 4, ऑप्शन सी है 3 4 5, और ऑप्शन डी देख लेते हैं एक बार क्या है। ऑप्शन डी है 451। ऑप्शन डी है 451। ऑप्शन डी जो है वो 451 है, जो नहीं दिख रहा है वो 451 है। बताइए क्या इसका आंसर है? फटाफट आंसर चाहिए। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। सी आंसर आ रहा है। और हमारे महान लोग ही सी बोल रहे हैं। अब बताइए, ऐसे लोग फिर बोलते हैं पेपर कठिन आता है। क्वेश्चन ही ठीक से नहीं पढ़ेंगे फिर बोल देंगे पेपर कठिन आ रहा है। वो देखो अंशु जी अपना आंसर डिलीट कर दिए हैं, क्योंकि उन्होंने सुन लिया था कि मैं बोल रहा हूं तो उन्होंने अपना आंसर डिलीट कर दिया। लेकिन पेपर में तो गोला एक ही बार लगेगा और वो लग चुका है। फिर बोल देंगे कि गलती से टाइप हो गया या कुछ हो गया। देखिए देखिए, मेरे को सब पता है किसका क्या होता है, सब चीज पता है, लेकिन गोला तो एक ही बार लगेगा। अब वो यहां पर वो देख ही नहीं रहे हैं कि यहां पर लिखा है क्या सुमलित नहीं है। क्या सुमलित नहीं है वो लिखा है, और वो आंसर दे रहे हैं क्या सुमलित है। और फिर बोलते हैं पेपर में क्वेश्चन गलत आया था, कठिन आया था। क्या सुमलित नहीं है? वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। क्या ये शर्तों में है? नहीं। ये किस में है? अहर्ता में है, यानी योग्यता में बोला गया है। सेकंड पॉइंट बोला वह भारत का नागरिक हो, ये शर्त में बताया गया है क्या? नहीं, अहर्ता में बताया गया है। तीसरा है वह अन्य किसी लाभ के पद पर नहीं होगा, ये कहां बताया गया है? ये भी अहर्ता में बताया गया है। शर्त में क्या लिखा है? वो पद में रहते हुए किसी अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। और यहां पर क्या बोल रहा है? वह अन्य किसी लाभ के पद पर नहीं होगा।
जब हम अहर्ता पढ़े थे उसमें भी हम पढ़े थे अहर्ता तब के लिए होती है जब पद धारण करने से पहले उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, और शर्तें हैं वो पद में रहते हुए उसके पास क्या क्या चीजें होंगी। तो यहां पर लिखा है वह अन्य किसी लाभ के पद पर नहीं होगा। ये चुनाव लड़ने से पहले की बात है, वो किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होगा। और शर्तों में क्या लिखा है, वह पद में रहते हुए किसी अन्य पर लाभ के पद को धारण नहीं करेगा। तो अन्य लाभ के पद को धारण नहीं करेगा बोलता तो वो आपकी शर्तों में आता, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, वह किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होगा लिखा है। तो ये किस में बताया गया, अर्हता में बताया गया। तो यही तो पूछा है कि राष्ट्रपति की शर्तों के विषय में क्या सुमलित नहीं है, ये तीनों ही सुमलित नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, 1 2 3। बाकी उसे विशेषाधिकार की पात्रता है, उसको अन्य उपलब्धियां भत्ते मिलेंगे, वो सब शर्तों में ही बताया गया है। तो अगर ये पूछा जाता कि इसकी शर्तों के विषय में क्या सही है तो 4 5 आंसर होता, लेकिन इसमें पूछा क्या सुमलित नहीं है शर्तों के विषय में, इसलिए 1 2 3 आंसर हो रहा है। कहां गए सी वाले, कहां गए, कहां है सी वाले जो क्वेश्चन अपना पढ़ते क्या हैं, क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। सब चीजें आप लोगों को क्लास में बताई जा रही है। पिछली क्लास में भी मैंने बोला कि आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन को तो अच्छे से पढ़िए। यहां पर आपको कोई क्वेश्चन जल्दी आप आंसर दे देंगे तो आपका कोई यहां पर उसके लिए मार्क्स नहीं कि आप जल्दी आंसर दे रहे, क्वेश्चन तो आप अच्छे से पढ़िए क्या पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये बताइए, बताइए इसके क्या है। 108 विनियोग विधेयक के विषय में सही क्या है आपको बताना है, सही क्या है। पहला, यह वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। दूसरा, यह लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तीसरा, लोकसभा इसमें संशोधन कर सकती है। चौथा, यह राष्ट्रपति द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित होता है। पांचवा, यह शासन को खर्च करने की वैधानिक शक्ति देता है। छठवा, प्रतिपक्ष कटौती प्रस्ताव पेश कर सकता है। क्या सही है, ए बी सी डी, 1 4 6, 2 4 5, 2 3 5, 1 2 5, बताइए क्या सही है। दो लोगों का आंसर आ रहा है डी, हर्षिता जी बोल रही हैं सी। चलिए फटाफट बताइए। एजे वर्मा जी बोल रहे हैं ए, प्रज्ञा जी बोल रही हैं बी, शुभम जी बोल रहे हैं डी, रेणु जी बी। चलिए आखिरी 20 सेकंड, आंसर दीजिए। किसी का भी आंसर एक मत में नहीं आ रहा है, सबने अलग अलग आंसर दिया है। ए बी सी डी चारों आंसर मेरे को दिख चुका है। चलिए देखते हैं, विनियोग विधेयक किससे संबंधित है, बजट की प्रक्रिया से संबंधित है। विनियोग विधेयक में होता क्या है कि अगर विनियोग विधेयक पारित होगा तो उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो संचित निधि से पैसे निकाल सकती है। तो सबसे पहली चीज कि बजट है। अब जो इसमें ये नियम लिखा हुआ है, जो चीजें बताई गई हैं उसमें हमने कुछ चीजें पढ़ा है और कुछ चीजें कॉमन सेंस की चीजें हैं, वो चीजें आपको समझना पड़ेगा। क्या चीजें हैं देखिए। बजट को रखता कौन है, मैंने आपको बताया था
कि संसद में जो बजट पेश होता है, बजट रखता कौन है? जो लोकसभा में बजट पहले रखा जाता है, रखेगा कौन, पेश कौन करेगा? वित्त मंत्री करेगा। तो वित्त मंत्री पेश कर रहा है, यानी बजट से रिलेटेड बजट को संपूर्ण बजट अगर खुल जाता है पेश होने के पहले, प्रॉब्लम किसको आती है? वित्त मंत्री को आती है, उसको पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो बजट क्योंकि वित्त मंत्रालय की चीज है, इसी के लिए बजट की जितने पक्ष होंगे, चाहे वो बजट रखना हो, अनुदान की मांग रखना हो, या आपका जो विनियोग विधेयक है, सभी वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाएगा। तो याद रखना, बजट से रिलेटेड जितने भी प्रावधान है वो वित्त मंत्री के द्वारा ही पेश किए जाते हैं। तो सबसे पहला, विनियोग विधेयक या वित्त मंत्री के द्वारा ही पेश किया जाएगा। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट है, यह लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बताया भी है, विनियोग विधेयक लोकसभा में ही पेश होगा। हाँ, उसके लिए वोटिंग राज्यसभा में भी होगी, लेकिन पेश कहां होगा? लोकसभा में ही होगा। यानी सेकंड पॉइंट भी सही है। तीसरा है, लोकसभा इसमें संशोधन कर सकती है। तो मैंने आपको इसको समझाया भी था, विनियोग विधेयक के समय कोई भी संशोधन नहीं हो सकता। संशोधन जब कटौती प्रस्ताव यानी अनुदान की मांग होती है, तो उस समय पैसों में कटौती की जा सकती, लेकिन जब कटौती पारित हो जाता है, यानी अनुदान की मांग पारित हो जाती है, तो जितना पैसा वहां पर पारित हुआ होगा, उसी के लिए तो विनियोग विधेयक ला रहे हैं कि उतना पैसा हम निकाल लेंगे। तो वो तो अनुदान की मांग तो पहले ही पारित हुई है, तो वहां पर आपका विनियोग विधेयक में क्या संशोधन होगा? इसलिए यहां पर लोकसभा इसमें संशोधन कर सकती है। आंसर है नहीं, तीसरा पॉइंट गलत है। चौथा है, यह राष्ट्रपति द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित होता है विनियोग विधेयक। इसको मैंने कहीं नहीं बताया है। मैंने ये बताया था कि बजट जो रखा जाता है वो राष्ट्रपति परमिशन देता है रखने की। सेकंड, मैंने बताया था अनुदान की मांग जब पेश की जाती है वो राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से रखी जाती है। विनियोग विधेयक का मैंने आपको कहीं नहीं बताया कि राष्ट्रपति की सिफारिश से पेश किया जाता है। हाँ, मैंने आपको यह जरूर बताया था कि विनियोग विधेयक पर धन विधेयक के प्रावधान लागू होते हैं केवल राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा विनियोग विधेयक को रोककर 14 दिन ही रख सकती, उससे ज्यादा नहीं रख सकती। केवल राज्यसभा में विनियोग विधेयक में धन विधेयक के प्रावधान लागू होते हैं, मैंने ये बताया था। मैंने आपको कहीं नहीं बोला था कि विनियोग विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही रखा जाता है। ये चौथा पॉइंट गलत है। पांचवा है, यह शासन को खर्च करने की वैधानिक शक्ति देता है। सही बात है, जितना पैसा अनुदान की मांग पर पारित होगा, वो अनुदान की मांग से जो पैसा पारित हुआ है, अब उतना ही पैसा निकालने के लिए संचित निधि से हमको क्या करना पड़ता है? विनियोग विधेयक लाना पड़ता है। तो संचित निधि से पैसा निकलेगा तो वो खर्च के लिए निकल रहा है। तो पांचवा पॉइंट बिल्कुल सही है, शासन को खर्च करने की वैधानिक शक्ति देता है। आगे है, प्रतिपक्ष कटौती प्रस्ताव पेश कर सकता है। तो देखिए, विनियोग विधेयक के समय कोई भी कटौती प्रस्ताव पेश नहीं होता। कब पेश होता है? जब अनुदान की मांग की जाती है। अनुदान की मांग जब होती है तब आपका कटौती प्रस्ताव पेश होता है, ना कि विनियोग विधेयक के समय कटौती प्रस्ताव पेश होता है। यानी छठवां पॉइंट गलत है। सही क्या है? 1, 2 और 5 सही है। कौन से ऑप्शन में 1, 2, 5? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। कौन कौन यहां पर ए बोल रहा था? 1, 4, 6। मैंने आपको उस दिन भी बोला, अपना एक्स्ट्रा दिमाग कहीं पर आपको नहीं लगाना है। और यहां तो ये पढ़ रहे हैं प्रतिपक्ष कटौती प्रस्ताव पेश कर सकते। उस दिन मैंने पूरी प्रक्रिया बताई थी। जिन्होंने ए आंसर बोला है, उस दिन तो मैंने आपको पूरी प्रक्रिया समझाई थी कि अनुदान की मांग कब पेश आए। कटौती प्रस्ताव अनुदान की मांग पर जब चर्चा होती है तब पेश किया जाता है। मैंने पूरे 6 स्टेप आपको बजट के पारित होने का बताया था। बजट पेश होना, बजट पर आम बहस होना, समितियों को भेजना, अनुदान की मांग पर चर्चा। उसी के समय मैंने आपको 3 कटौती प्रस्ताव पढ़ाए थे, नीति निर्मोदन वाला, आर्थिक कटौती प्रस्ताव या मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव। उसके बाद मैंने सांकेतिक कटौती प्रस्ताव पढ़ाया था। उसके बाद मैं आपको विनियोग विधेयक पढ़ाया था और छठवां नंबर पे वित्त विधेयक बोला था। 6 स्टेप में मैंने आपको कहां बता दिया कि कटौती प्रस्ताव जो है वो विनियोग विधेयक के समय पेश किया जाता है? कहीं बताया है मैंने आपको ये चीज के बारे में? क्वेश्चन तो पढ़ो। क्वेश्चन बजट से विषय में सही क्या थोड़ी पूछ रहा है। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है विनियोग विधेयक के विषय में सही क्या है। बजट के विषय में ये मैं सही मान लेता, लेकिन विनियोग विधेयक के समय थोड़ी कटौती प्रस्ताव आता है, वो अनुदान की मांग के समय आता है। आंसर क्लियर हुआ? क्यों यहां पर आंसर डी लिए हैं? सभी को समझ आ गया है?
फटाफट बताइए, सभी को समझ आ गया आंसर डी क्यों लिया गया है यहां पर? तो जितने क्वेश्चन कर रहे हैं सब पेपर में आए हुए ही क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि मैं अपने से ये क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। सब क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं जो हम यहां पर कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए, संसद के विषय में संविधान में क्या उल्लेखित है आपको बताना है। संसद में दो सदन होंगे, प्रथम सदन लोकसभा होगी, द्वितीय सदन राज्यसभा होगी, उपयुक्त सभी। कौन सा सही है? केवल एक सही है, एक दो सही है, एक दो तीन सही है, एक दो तीन चार सही है, बताइए। फटाफट आंसर चाहिए आपसे। ये तो सरल क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है इसमें, एकदम सरल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। सभी ये आंसर दे रहे हैं, ए के अलावा भी किसी का कोई आंसर है तो फटाफट बता दीजिए। चलिए सबका एक ही आंसर दिख रहा है, ए दिख रहा है। और ये बहुत बढ़िया आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, बहुत बढ़िया इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कि ए इसका सही आंसर है। क्योंकि संविधान में क्या लिखा है? संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगा और वो दो सदन लोकसभा और राज्यसभा होंगे। संविधान में कहीं नहीं बताया गया है कि प्रथम सदन लोकसभा को बोलेंगे, द्वितीय सदन राज्यसभा को बोलेंगे। और ये आपका फायदा हुआ क्या? जो हमने बेयर एक्ट पढ़ा है वो। क्या फायदा हुआ इस क्वेश्चन को बनाने में? जो हमने बेयर एक्ट पढ़ा हुआ है उससे हमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में सफलता मिली है। नहीं तो अगर हम सिर्फ नॉर्मल बुक पढ़ के जाते तो वहां पे हमसे ये क्वेश्चन गलती होता और हम इसमें सभी को आंसर मार सकते थे। क्लियर है ये सब चीज? ब्लर? आप लोगों को ब्लर दिख रहा है क्या? क्वेश्चन सही से दिख रहे हैं ना सभी को? मेरे को तो इसमें तो मेरे को तो क्वेश्चन सही दिख रहा है। कोई बोल रहा है क्लियर है, कोई बोल रहा है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, क्वेश्चन ये है आपके सामने, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के विषय में क्या सही है? आपको यह बताना है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के विषय में क्या सही है? वेद प्रकाश जी आप जाकर आर्टिकल पढ़ लीजिए, पिछली क्लास को रिवाइज कर लीजिए, उसमें मैंने बताया है कि संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगा जिसका नाम लोकसभा और राज्यसभा होगा। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपका जो लोकसभा है वो पहला सदन है या राज्यसभा द्वितीय सदन है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसलिए वहां पर केवल एक सही आंसर था। चलिए बताइए, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के विषय में सही क्या है? यह एक प्रस्ताव के रूप में पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए। यह 14 दिन पूर्व सूचना पर लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। यह लोकसभा के एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। यह दोनों सदनों से दो तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए। यह दोनों सदनों से निरपेक्ष बहुमत से पारित होना चाहिए। निरपेक्ष बहुमत का मतलब पूर्ण बहुमत होता है। निरपेक्ष बहुमत का मतलब पूर्ण बहुमत होता है, एब्सोल्यूट। यह लोकसभा या राज्यसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। बताइए क्या सही है? क्या है आपका इसका आंसर?
चलिए यहाँ पे सभी का आंसर बी आ रहा है। कोई बी के अलावा भी कुछ है क्या? चलिए नहीं है तो सीधी सी बात है, यह एक प्रस्ताव के रूप में पुरस्तावित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। या 14 दिन की पूर्व सूचना पर लोकसभा में पुरस्तावित किया जा सकता है। अब देखिए यहां पर ये वाला पॉइंट गलत क्यों लिया जा रहा है, ये समझिए ये वाला पॉइंट क्यों गलत लिया जा रहा है। सेकंड पॉइंट सबने बोल दिया और सही है। सेकंड पॉइंट इसलिए गलत लिया जा रहा है क्योंकि छठवां पॉइंट यहां पर यह लिखा हुआ है कि यह लोकसभा या राज्यसभा में पुरस्थापित किया जा सकता है, यानी ये दोनों सदन में से कहीं भी चालू हो सकता है। लेकिन यहां पर देखिए सिर्फ या केवल वर्ड का प्रयोग नहीं है, लेकिन तब भी हम इस पॉइंट को इसलिए गलत ले रहे हैं क्योंकि छठवें पॉइंट में यहां पर लिखा हुआ है कि यह लोकसभा या राज्यसभा में पुरस्थापित किया जा सकता है, यानी ये दोनों सदन से स्टार्ट हो सकता है। इसलिए यहां पर यह पॉइंट इसके परिप्रेक्ष्य में गलत हो रहा है। लेकिन अगर छठवां पॉइंट नहीं देता तो आपका सेकंड पॉइंट बिल्कुल सही है। यहां पर क्योंकि लाइन में केवल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, केवल शब्द का प्रयोग होता तब मैं ये मानता कि ये केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। यहां पर केवल शब्द का प्रयोग ना करके उसने आपको छठवें पॉइंट में यहां पर रहो लोकसभा और राज्यसभा में पूरे स्थापित करते हैं करके दिया हुआ है। इसलिए इसके कारण यहां पर दूसरा पॉइंट को गलत लिया गया है। यहां पर क्या लिखा है, यह 14 दिन की पूर्व सूचना पर लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। अगर यहां पर यह पॉइंट अगर मैं देखूं तो ये सही है, लेकिन यहां पर केवल या सिर्फ शब्द का प्रयोग नहीं किया हुआ है, नहीं तो यह पॉइंट गलत होता। यहां पर यह पॉइंट गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि छठवें पॉइंट में हमको स्पष्ट करके दे दिया है कि लोकसभा या राज्यसभा में कहीं पर भी यह लाया जा सकता है। इसलिए सेकंड पॉइंट इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में गलत है क्योंकि यहां पर ये स्पष्ट किया। लेकिन ये पॉइंट अगर नहीं देता तब आपको ये पॉइंट लेना पड़ता। सही क्यों लेना पड़ता? क्योंकि यहां पर 14 दिन की पूर्व सूचना पर लोकसभा में पुरस्थापित किया जा सकता है, सही है। 14 दिन की पूर्व सूचना में राज्यसभा में पुरस्थापित किया जा सकता है, ये भी सही है। केवल तो नहीं लिख कर दिया कि केवल लोकसभा में ला सकते हैं या सिर्फ लोकसभा में ला सकते हैं, ऐसा तो लिख कर कहीं नहीं दिया है। लेकिन यहां पर स्पष्ट कर दिया इस चीज को, इसी के लिए हमको सेकंड पॉइंट को गलत लेना पड़ रहा है। अगर ये छठवां पॉइंट नहीं दिया रहता तब आपको सेकंड पॉइंट को सही लेना पड़ता। यहां पर केवल या सिर्फ शब्द का प्रयोग नहीं है। आगे देखिए, लोकसभा के 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, नहीं 1/4 से 1/4 से होना चाहिए। या दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, बिल्कुल सही पॉइंट है। या दोनों सदनों से निरपेक्ष बहुमत, गलत है। तो यहां पर सही पॉइंट क्या हो गया? पहला सही हो गया, चौथा सही हो गया और आपका छठवां सही होगा। 1 4 6 कहां है? ऑप्शन बी, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। समझ आ रहा है ये वाला क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए, संचित निधि पर भारित व्यय के संबंध में सही क्या है बताना है आपको। यह मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है या लोकसभा में मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है या लोकसभा में बहस के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसमें राष्ट्रपति का वेतन शामिल होता है, इसमें लोकसभा के सदस्यों का वेतन शामिल होता है, इसमें लोकसभा के स्पीकर का वेतन शामिल होता है। बताइए बताइए इसका क्या आंसर है। संचित निधि पर भारित व्यय के संबंध में क्या सही है, फिर से बोल दे रहा हूं। या मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है या लोकसभा में मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है या लोकसभा में बहस के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसमें राष्ट्रपति का वेतन शामिल होता है, इसमें लोकसभा के सदस्यों का वेतन शामिल होता है, इसमें लोकसभा के स्पीकर का वेतन शामिल होता है। लास्ट ऑप्शन क्या है प्रज्ञा जी? लास्ट ऑप्शन है 1 3 4 6। ऑप्शन डी में लिखा है 1 3 4 6 प्रज्ञा जी। ए में लिखा है 2 3 4 6, बी में 1 2 5 6, सी में 2 3 5 6 और ऑप्शन डी में है 1 3 4 6। वाह समीर वाह। ऑप्शन, वाह डी भी है क्या? उसके पहले बी आंसर दिए, वाह।
कई क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिस क्वेश्चन के ऑप्शन गलत हो, ये भी हो सकता है ना, क्योंकि यहां पर कई क्वेश्चन ऐसे भी लाए जा रहे हैं जो पेपर में विलोपित हुए हैं, आपको ये भी बता दे रहा हूं। तो इसलिए आपको ऑप्शन से नहीं खेलने में, आपको पहले ही बता रहा, ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना, अपने कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना है। कई क्वेश्चन व्यापम में आके या पीएससी में आकर विलोपित हो जाता है। कृष्णा जी, फिर आपका नेटवर्क इशू है, आपको अपना नेटवर्क इशू सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पेपर में आकर विलोपित हुए रहते हैं, तो जो विलोपित हुए क्वेश्चन रहते हैं वो भी यहां पर हो सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन आपको ऑप्शन से सॉल्व करने का कोशिश नहीं करना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने का कोशिश करना है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन विलोपित हुआ है, ये भी बता दे रहा हूं। कई बच्चे अब अपने आंसर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मत समझिएगा कि ये क्वेश्चन विलोपित हुआ है, मैं ये बोल रहा हूं कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पेपर में विलोपित हुए हैं, लेकिन आपको अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर रहना है और उसके अनुसार ही आंसर देना है। क्योंकि हो सकता है कि पेपर में आपको ऑप्शन फंसाने वाला दे दे, कभी सरल दे दे, ऐसा भी तो हो सकता है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब सबका आंसर मिला जुला आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, किसी का कुछ अलग अलग आ रहा है। चलिए देखिए, संचित निधि पर भारित व्यय के संबंध में क्या सही है, ये पॉइंट है। अब सबसे पहला पॉइंट यहां पर यह है कि हमने ये जरूर पढ़ा है कि संचित निधि की भारित व्यय से संबंधित जो भी प्रावधान होंगे उसमें वोटिंग नहीं होती, लेकिन हमने ये जरूर पढ़ा है कि उसमें चर्चा होती है। अगर मान लीजिए ये हमको प्रावधान करना हो कि जो राष्ट्रपति का वेतन है उसको मेरे को बढ़ाना हो, या कुछ ऐसा है कि राष्ट्रपति की पेंशन बढ़ानी हो, तो कोई ना कोई प्रस्ताव तो तैयार करके संसद में रखेगा ही कि नहीं रखेगा। संसद को उसमें वोटिंग की पावर नहीं है, लेकिन संसद उसमें चर्चा तो करती है ना। तो चर्चा करने के लिए पहले प्रस्ताव को तो रखना पड़ेगा ना, कि मेरे को राष्ट्रपति के वेतन को बढ़ाना है, राष्ट्रपति के पेंशन को बढ़ाना है, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन को बढ़ाना है या उसकी पेंशन को बढ़ाना है, सुप्रीम कोर्ट के जज की वेतन को बढ़ाना है या कुछ भी करना है। तो संसद में कोई तो रखेगा ना बनाकर उसके प्रस्ताव को। तो कौन बनाएगा? वो मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के द्वारा ही तैयार होगा। संसद उसमें चर्चा करेगी, बना के तो कोई रखेगा ना प्रस्ताव को। तो बना के कौन देगा? संसद में कौन रखेगा? वो प्रस्ताव को लाएगा या तो जो गवर्नमेंट के लोग हैं वही तो रखेंगे। तो वो प्रस्ताव कौन बनाता है? मंत्रिमंडल ही बनाएगा कि हम जो है यहां पर राष्ट्रपति के वेतन को बढ़ाना चाह रहे हैं। समीर, अब आंसर में चेंज नहीं करना है, ठीक। तो पहला पॉइंट सही है। सेकंड पॉइंट देखिए, यह लोकसभा में मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल गलत है। इसमें वोटिंग हो नहीं सकती। समीर भाई ने तो वोटिंग भी करवा दी थी, इसमें वोटिंग हो नहीं सकती। तीसरा, यह लोकसभा में बहस के लिए प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें लोकसभा में बहस हो सकती है। तीसरा पॉइंट बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है। आगे देखिए, इसमें राष्ट्रपति के वेतन शामिल होते हैं, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति के वेतन। आगे दूसरी चीज, लोकसभा अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, राज्यसभा के सभापति का, उपसभापति का, सुप्रीम कोर्ट के जज का, ये सबके वेतन भत्ते कहां पे होते हैं? भारित व्यय में होते हैं, यानी इसमें ये सही है। इसमें लोकसभा के सदस्यों का वेतन शामिल होता है? नहीं होता। मैंने आपको पिछली क्लास में भी इस विषय में बताया था कि लोकसभा के सदस्यों के वेतन भत्ते हमारा भारित व्यय में नहीं आता, ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो यहां पर पांचवा पॉइंट गलत है। इसमें लोकसभा के स्पीकर का वेतन शामिल होता है, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या है? 1 3 4 6। अब कहां है 1 3 4 6? ऑप्शन डी में है, तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, 1 3 4 6। अब समीर भाई, अब गोला तो एक ही बार लगता है। अब आप कंफ्यूजन हो, आप या कंफ्यूज हो या आपको गलती हो गया, गोला तो आप एक ही बार लगाएंगे।
तो इसमें मैंने 500 बार बता दिया है आपको कि वोटिंग नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। क्लियर है सभी को? एक यहां पे आंसर क्लियर हुआ। तो आपके लिए यहां पर ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट देकर जा रहा है कि भारित व्यय से संबंधित जो सदन में रखा जाएगा प्रस्ताव, वो मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार होगा। ये कॉन्सेप्ट आपके देकर जा रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको क्या मिल रहा है पिछले क्वेश्चन में, कि विनियोग विधेयक वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। वो दूसरा कॉन्सेप्ट आपको देके गया। तो मैंने आपको शुरू में ही आज बताया कि आपको कई क्वेश्चन आज आपको कॉन्सेप्ट देकर जाएंगे, कुछ ना कुछ आप इससे सीखेंगे। तो ये सीखने का पहला ये हो गया। विनियोग विधेयक वाला मैंने क्वेश्चन कराया, उससे आपने क्या सीखा कि वित्त मंत्री विनियोग विधेयक रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की अयोग्यता कौन निश्चित करता है? बताइए। क्या होगा इसका आंसर? सरल क्वेश्चन है, दम नहीं है क्वेश्चन में। चलिए आपके अनुसार बी आंसर है, तो बी बिल्कुल सही आंसर है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सम्मति से, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, अपना पद ग्रहण करते समय कौन दो प्रकार की शपथ या प्रतिज्ञान लेता है? अपना पद ग्रहण करते समय कौन दो प्रकार की शपथ या प्रतिज्ञान लेता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। यानी आप ये बोल सकते हो कि कौन 2 बार शपथ लेता है अपने पद की, ये बता दो। कौन 2 प्रकार की शपथ लेते हैं? अरे ये कौन है भाई? ये कहाँ गया? रुको रुको। अरे अंशु जी, कहाँ हैं आपके चरण? मेरे को चरण आपके स्पर्श करना है, चरण स्पर्श करना है अंशु जी, आपका आंसर देख के। अरे मैंने कितनी बार आपको बताया है कि जो मंत्री रहता है, ये सदस्य बनने की भी शपथ लेगा, मंत्री बनने की भी शपथ लेगा। 2 शपथ तो यही हो गई इसकी। गोपनीयता की शपथ भी लेते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि पद ग्रहण करते समय कौन 2 प्रकार की शपथ लेगा? मंत्री ही लेगा। भाई उपराष्ट्रपति जो है, वो 2 प्रकार की शपथ कैसे ले लेगा? ये बताओ मेरे को, कहां पे ये अंशु जी आपने उपराष्ट्रपति बोला है, कहां पर ये हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, मंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, जब एक संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद के द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति विधेयक पर अपना हस्ताक्षर कर देगा, हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है, सदन के पास विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, विधेयक को अपने जेब में रख सकता है, यानी पॉकेट विटो का प्रयोग कर सकता है। बताइए, सरल क्वेश्चन है। इसको हमने डिस्कस किया था कि संविधान संशोधन विधेयक जो होता है, जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति इसे स्वीकृत करना अनिवार्य है। उसे रोक कर भी नहीं रख सकता, उसको पुनर्विचार के लिए भी नहीं रोक सकता, मतलब नहीं लौटा सकता। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, विधेयक पर अपना हस्ताक्षर कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बताइए, लोकसभा के अध्यक्ष के निर्णायक मत की शक्ति के विषय में क्या सही नहीं है? यह अध्यक्ष की एक शक्ति है, वह इस शक्ति का प्रयोग अवश्य करता है, वह इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं है, वह इस शक्ति का प्रयोग सरकारी विधेयक पर करता है। बताइए।
क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? लोकसभा अध्यक्ष के निर्णायक मत के विषय में सही क्या नहीं है? निर्णायक मत की शक्ति के विषय में क्या सही नहीं है? वाह वाह, क्या आंसर दिख रहा है मेरे को। वही तो ये सीन, वाह क्या सीन है, वही वाला चल रहा है। आज जबरदस्त आंसर आ रहा, आप लोगों का आंसर देख के ही जबरदस्त मजा आ गया भाई। क्या कॉन्सेप्ट आप लोग बनाए हैं, जबरदस्त। चलो देख लेते हैं, क्या जबरदस्त। कई हमारे महानुभाव ने ए आंसर दिया है। अरे भाई, थोड़ा सा आंख को बड़ा करके तो देख लो। बोल रहा है लोकसभा के अध्यक्ष के निर्णायक मत की शक्ति के विषय में क्या सही नहीं है। यह अध्यक्ष की एक शक्ति है। अरे भाई, वो तो वही बोल रहा है कि अध्यक्ष के निर्णायक मत की शक्ति के विषय में क्या सही नहीं है। भाई अध्यक्ष की ही तो शक्ति है ना, और किसकी शक्ति है ये? कि वहां पर और कुछ लिख कर दे दिया है। यह अध्यक्ष की शक्ति नहीं है। निर्णायक मत देना अध्यक्ष की शक्ति नहीं है। और ऊपर लिख कर दे रहा है कि अध्यक्ष के निर्णायक मत की शक्ति के विषय में क्या सही नहीं है। और यहां पर स्पेशली लिख कर दे रहा है लोकसभा के अध्यक्ष के निर्णायक मत की शक्ति। तो वो अध्यक्ष की ही तो शक्ति हुई ना भाई, कि और किसी की शक्ति हो गई? भाई समीर, अब मेरे को ये सब नहीं चाहिए, मेरे को ये सब आर्गुमेंट नहीं चाहिए कि 3 बार हो गया कि सर मैं तो देख ही नहीं पाया था। तो पहला पॉइंट तो अध्यक्ष की शक्ति है, तो सही पॉइंट है। कहां से आप इसको ए को आंसर दे रहे हो? पहला पॉइंट तो वैसे ही सही है। दूसरा पॉइंट है कि वह इस शक्ति का प्रयोग अवश्य करता है। कौन बोल दिया शक्ति का वो प्रयोग अवश्य करता है? भाई जब वोट बराबर होंगे तभी तो वो निर्णायक वोट देगा। अवश्य रूप से थोड़ी देगा, हर विधेयक में थोड़ी वहां पर वोट देगा। जब वोट बराबर हो जाएंगे तभी तो निर्णायक वोट देगा। तो वह इस शक्ति का प्रयोग अवश्य करता है। अरे क्यों अवश्य करता है भाई? जब तक वोट बराबर नहीं होंगे तब तक वो इस शक्ति का प्रयोग थोड़ी करेगा कि हर बार वो निर्णायक वोट देते रहेगा। खुद बताओ। क्या हर बार वो वोट देता है क्या? कि हर विधवा शक्ति का प्रयोग अवश्य करता है? जरूरी थोड़ी है वो शक्ति का प्रयोग करे। जब तक वोट बराबर नहीं होगा तब तक वो निर्णायक वोट थोड़ी देगा। यानी जो दूसरा पॉइंट यहां पर लिखा है वह इस शक्ति का प्रयोग अवश्य करता है, ये बिल्कुल और बिल्कुल गलत पॉइंट है। तीसरा है वह इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं है, तो सही तो है, बाध्य नहीं है। जब तक वोट बराबर नहीं होंगे तो वो बाध्य क्यों होगा वहां पे शक्ति का प्रयोग करने के लिए? हाँ, वोट बराबर हो जा रहे हैं तब वो बाध्य है करने के लिए। इसलिए यहां पर वह इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं है, बिल्कुल सही पॉइंट है। और चौथा पॉइंट है वह इस शक्ति का प्रयोग सरकारी विधेयक पर करता है, कर सकता है। सरकारी विधेयक जो मंत्री के द्वारा पेश होते हैं, मंत्री के द्वारा साधारण विधेयक पेश होते हैं कि नहीं होते हैं, उसमें यह शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं कर सकता? जब वोट बराबर हो जाएगा तो शक्ति का प्रयोग करेगा। तो वही लिखा है वह इस शक्ति का प्रयोग सरकारी विधेयक पर करता है, करता है। जब वोट बराबर हो जाएगा तो करेगा। तो यहां पर यह लिखा है वह इस शक्ति का प्रयोग अवश्य करता है। अवश्य क्यों करेगा भाई? यहां पे इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्लियर हुआ ऑप्शन बी क्यों है यहां पर आंसर हो रहा है?
ऑप्शन सी, जिन्होंने बहुत से लोगों ने आंसर सी दिया है, वह इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं है। भाई वो तो सही पॉइंट है, बाध्य नहीं है वो। यहां पर पूछ रहा है सही नहीं है, यहां वह इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं है। जब तक वोट बराबर नहीं होंगे बाध्य नहीं है, जब वोट बराबर हो जाएगा तब वो निर्णायक वोट देगा। धर्मेंद्र जी ये वाला आप पहले बोलते तो मैं कर देता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं है, ऑप्शन बी सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बताइए, यदि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद रिक्त है तो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य, एक सदस्य जो पीठाधीन अधिकारियों की सूची में तीसरे क्रम पर है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक सदस्य, एक व्यक्ति जिसे मंत्रिमंडल के परामर्श पर राष्ट्रपति नियुक्त करे। बताइए क्या इसका आंसर है? पूरे ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद आंसर चाहिए। कोई हड़बड़ी में आंसर नहीं देगा यहां पर। चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही आंसर है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक सदस्य। देखिए ऑप्शन डी लिखा है एक व्यक्ति जिसे मंत्रिमंडल के परामर्श पर राष्ट्रपति नियुक्त करे, ऐसा हमने उस नियम में नहीं पढ़ा है। हमने ये आपको जब मैंने वो आर्टिकल पढ़ाया तो उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मंत्रिमंडल के परामर्श पर राष्ट्रपति नियुक्त करे, वहां पर सिर्फ इतना लिखा है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक सदस्य। इसलिए यहां पर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन बनाइए। चलिए बताइए क्या सही नहीं है? क्वेश्चन है क्या सही नहीं है। पहला, लोकसभा का सदस्य अस्थायी स्पीकर के समक्ष शपथ ले सकता है। ऑप्शन बी, लोकसभा का सदस्य स्पीकर के समक्ष शपथ ले सकता है। ऑप्शन सी, लोकसभा का सदस्य राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ले सकता है। ऑप्शन डी, लोकसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति के समक्ष शपथ ले सकता है। बताइए, बेकार क्वेश्चन बिल्कुल। अरे क्या आंसर आया भाई, जबरदस्त। गीतांजलि जी क्या जबरदस्त आंसर दिया आपने। गीतांजलि जी का जबरदस्त आंसर है कि लोकसभा का सदस्य राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ले सकता है। पॉइंट गलत है। यानी गीतांजलि जी ये कहना चाह रही है कि लोकसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति के समक्ष शपथ ले सकता है, और जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होता है और वो लोकसभा के सदस्य को शपथ दिलवाएगा। गीतांजलि जी चारों ऑप्शन पढ़िए अच्छे से, तब आपको आंसर देना है। यहां पर चौथा ऑप्शन लिखा है लोकसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति के समक्ष शपथ ले सकता है, और ऐसा हमको कहीं नहीं लिखा है कि उपराष्ट्रपति लोकसभा वालों को शपथ दिलवाएगा कि राज्यसभा वालों को शपथ दिलवाएगा। विपिन जी ऑप्शन डी बोल रहे हैं, वो भी गलत करके बोल रहे हैं। अरे यहां पर भाई आंसर जो है लोकसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के समक्ष शपथ ले सकते हैं, पॉइंट गलत है। हमने क्या पढ़ा था कि लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। और वो नियुक्त व्यक्ति कौन होता है? प्रोटेम स्पीकर होता है। और कई सदस्य जो उपचुनाव के बाद आते हैं उनको कौन शपथ दिलवाता है? राष्ट्रपति किसको बोलता है शपथ दिलवाने? लोकसभा के अध्यक्ष को बोलता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष उनको शपथ दिलवाते हैं। तो यहां पर हमने पढ़ा भी था, हमने ये चीज पढ़ा भी था कि कौन शपथ दिलवाता है। मैंने आपको ये स्पष्ट करके बोला था भाई राष्ट्रपति भी दिलवा सकता है, लेकिन इतने सारे लोग निर्वाचित होकर आते हैं तो राष्ट्रपति किसको किसको शपथ दिलवाएगा? ये लाइन मैंने बोला था कि नहीं बोला था? आज बताइए, ये लाइन मैंने बोला था कि नहीं बोला था कि राष्ट्रपति सब यहां पर शपथ दिलवा सकता है सबको, लेकिन वो इतने सारे लोगों को थोड़ी शपथ दिलवाएगा। तो इसी के लिए वो क्या करता है, एक व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बना देता है, ले भाई तू सबको शपथ दिलवा, मैंने तेरे को शपथ दिलवा दिया।
तो प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति शपथ दिलवा दिया और उसको बोल दिया, नियुक्त कर दिया, ले भाई तू सबको शपथ दिलवा। अब कई लोग अब देखिए यहां पर लोकसभा की पहली बैठक कोई प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलवाए, उसका पद खत्म हो गया। अब प्रोटेम स्पीकर तो कोई रहा नहीं। अब कोई उपचुनाव के बाद निर्वाचित होकर आएगा तो राष्ट्रपति उसको खुद भी शपथ दिलवा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति क्या बोलता है, लोकसभा अध्यक्ष को बोलेगा कि ले भाई अब तू शपथ दिलवा दे। तो लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त करेगा, वो शपथ दिलवा देगा। तो यहां पर आपका ए, बी और सी पॉइंट बिल्कुल सही है। यहां पर लिखे क्या सही नहीं है, तो उपराष्ट्रपति वाला सही नहीं है। उपराष्ट्रपति कभी यहां पर आपको राज्यसभा का सभापति हो, राज्यसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाएगा, लोकसभा वाले को थोड़ी दिलवाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी इसको हमने सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले। निम्नलिखित में से किस स्तर पर बजट में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है? बजट की तैयारी, बजट का प्रस्तुतिकरण, अनुदान मांगों पर बहस, विनियोजन विधेयक पर चर्चा या विनियोग विधेयक पर चर्चा। बताइए। बताइए निम्न में से किस स्तर पर बजट में प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकते हैं? बजट की तैयारी, बजट का प्रस्तुतिकरण, अनुदान मांगों पर बहस, विनियोजन विधेयक पर चर्चा। अरे समीर क्वेश्चन समझ नहीं आया बोलता है भाई समीर। प्रस्ताव किस समय पेश किए जाते हैं? कौन सा बजट के समय प्रस्ताव पेश होता है? एक ही प्रस्ताव तो पेश होता है, कटौती प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव पेश होता है बजट के समय? कटौती प्रस्ताव पेश होता है। तो कटौती प्रस्ताव किस समय पेश किया जाता है? अनुदान की मांगों पर बहस के समय। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, अनुदान की मांगों पर जो बहस के समय यहां पर कटौती प्रस्ताव पेश किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, यहां से आपको बनाना है। आपको ऑप्शन क्योंकि दिखेगा नहीं इसलिए यहां से ही आपको बनाना है। क्वेश्चन मैं पढ़कर यहां पर आपको बता दे रहा हूं क्या लिखा हुआ है यहां पर। लोकसभा, रुकिए इसको, लोकसभा स्पीकर के निर्णायक मत के विषय में सही क्या है? यह क्वेश्चन आपको कई सारे कॉन्सेप्ट देकर जाएगा। लोकसभा के इस निर्णायक मत के, लोकसभा स्पीकर के निर्णायक मत के विषय में सही क्या है? या राष्ट्रपति के पदच्युति प्रस्ताव को के समय इसका प्रयोग कर सकते हैं निर्णायक वोट का? सेकंड है, या सरकारी विधेयक पर उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन थर्ड है, यह अविश्वास प्रस्ताव पर उपयोग किया जा सकता है? फोर्थ है, या न्यायाधीश के पदच्युति प्रस्ताव पर उपयोग किया जा सकता है? फिफ्थ है, या संवैधानिक संशोधन विधेयक पर उपयोग किया जा सकता है? और सिक्स्थ है, या धन विधेयक के समय उपयोग किया जा सकता है? बताइए निर्णायक मत के विषय में सही क्या है? अरे यहां तो ऑप्शन नहीं दिख रहा, आप लोग बी 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 आंसर कैसे दे रहे हैं? आप यहां पर बताइए 1 2 3 4 5 6 में बताइए कौन कौन सा सही है। बी ए ऐसा आंसर मत दीजिए। यहां पर हो सकता है कि ये क्वेश्चन विलोपित वाला हो। आपको यहां पर आंसर मेरे को 1 2 3 4 5 6 इसमें बताना है कौन कौन सा सही है। 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, 4 5 6 सही है, ऐसा बताना है आपको। कल्पलता जी और भी सही हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये ऐसा नहीं है ABCD वाला नहीं है। आपको ये बताना है 1 2 3 4 5 6 में कौन कौन सा पॉइंट सही लिखा हुआ है, आपको ये बताना है। ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देकर जाएगा। दो लोगों ने अपने आंसर को डिलीट कर दिया है, समीर एंड सुशील। और मैं आपको बता देता हूं, एक चीज मैं बता देता हूं यहां से आपको नीचे देखकर कि इसमें कोई 3 पॉइंट सही हैं। इस क्वेश्चन में कोई 3 पॉइंट सही है। वो कौन कौन से 3 पॉइंट सही हैं आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन में
3 पॉइंट सही है, आपको यह बताना है कि कौन कौन सा सही है। 3 पॉइंट सही है, ये मैंने आपको बता दिया। वेद प्रकाश जी बोल रहे 4th पॉइंट को छोड़कर सभी सही है। वाह वेद प्रकाश जी, जबरदस्त आंसर दिया आपने। चलिए देख लेते हैं। पहले ही मैंने आपको एक चीज स्पष्ट की थी, जब हम पढ़ा रहे थे इसको, तो मैंने पहले ही ये सब चीज स्पष्ट की थी। जब किसी व्यक्ति को पद में बैठाना हो या किसी व्यक्ति को पद से हटाना हो, तो वहां पर कभी भी निर्णायक वोट का प्रयोग नहीं किया जाता। तो सबसे पहले आप यहां पर ये क्वेश्चन में ये ढूंढ लीजिए, कहां पर किसी व्यक्ति को, पर्टिकुलर एक व्यक्ति को पद पर बैठा रहे हो या हटा रहे हो, यहां पर वो कहां कहां लिखा है। यहां पर लिखा है वह राष्ट्रपति के पदच्युति प्रस्ताव, यानी उसको पद से हटाने के प्रस्ताव के समय ये निर्णायक वोट दे सकता है। तो पहला पॉइंट तो यहीं पर गलत हो गया। और कहां पर है, यह न्यायाधीशों के पदच्युति प्रस्ताव पर उपयोग किया जा सकता है, ये पॉइंट भी यहीं पर गलत हो गया। अब बचा है 2, 3, 5, 6। अब ये आपके सामने बचा है 2, 3, 5, 6, यानी यह सरकारी विधेयक पर उपयोग किया जा सकता है, यह अविश्वास प्रस्ताव पर उपयोग किया जा सकता है, यह संवैधानिक संशोधन विधेयक पर प्रयोग किया जा सकता है, या धन विधेयक पर उपयोग किया जा सकता है। तो इसी में से कोई 3 पॉइंट सही है, अब आपको वो बताना है। देखिए अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में आपको बैठाना है। क्या बैठाना है ये समझ लीजिए। जहां पर जिन भी जगहों पर 2/3 बहुमत लगता है, जिन भी जगहों पर 2/3 बहुमत लगता है, वहां पर कभी भी निर्णायक वोट की बारी आएगी ही नहीं। जहां पर किन्हीं भी चीजों में 2/3 बहुमत लगता है, वहां पर कभी भी निर्णायक वोट की बारी आएगी ही नहीं। कैसे नहीं आएगी, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। निर्णायक वोट तब होता है जब दो, मतलब मत जब प्रयोग किया जा रहा हो तो हां या ना दोनों की स्थिति बराबर हो गई हो, यानी हां के फेवर में भी बराबर वोट है, ना के फेवर में भी बराबर वोट है। तो यहां पर 2/3 बहुमत लगेगा, बोलेगा सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत, तो सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत लग गया, तो विपक्ष में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, 1/3 लोग हो सकते हैं। विपक्ष में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, 1/3 लोग हो सकते हैं। तो वहां पर जहां पर आपका 2/3 की बहुमत की बात हो, वहां पर कभी भी आपका, फिर से मैं एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, वहां पर फिर भी आपका कहीं पर भी, जहां पर भी 2/3 बहुमत से कोई भी चीजें पारित होती हो, वहां पर आपका निर्णायक वोट की पावर नहीं होती, क्योंकि 2/3 बहुमत जहां पर लग गया, वहां पर जो बाकी बचे लोग हैं, बाकी बचे लोग हैं वो 1/3 लोग हैं। तो यहां पर हां और ना में तो वोट बराबर ही नहीं हो सकता। तो ये पच्चूती वाले को तो आप हटा दो। अब यहां पर देखो जो बाकी बचे हैं, उनमें से कहां पर 2/3 बहुमत लगता है वो बताइए। इनमें से कौन कौन सी चीज में आपका 2/3 बहुमत लगता है, उसको हटा दो, वहां पर निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेगा। तो इनमें से कौन सी चीजें ऐसी है जहां पर पास करने के लिए हमको 2/3 बहुमत चाहिए, बताइए। क्या सरकारी विधेयक पर उपयोग किया जा सकता है, सरकारी विधेयक में सामान्य विधेयक भी आता है, क्या सामान्य विधेयक पर आपका कौन सा बहुमत लगता है, सामान्य बहुमत लगेगा कि आपका 2/3 बहुमत लगेगा। अच्छा, यहां पर हमारे बच्चे लोग आंसर दे रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव में। अरे आप लोगों को कौन पढ़ा दिया रे भाई कि अविश्वास प्रस्ताव में 2/3 बहुमत लगता है। अविश्वास प्रस्ताव में सदन के कुल सदस्यों का डिवाइड बाई 2+1 लगता है, यानी पूर्ण बहुमत लगता है। अविश्वास प्रस्ताव को पास करने के लिए पूर्ण बहुमत लगता है। और गवर्नमेंट, अगर आप बात करेंगे, ये बताओ आप मेरे को कि अविश्वास प्रस्ताव जो है, गवर्नमेंट अगर कितनी सीट ले आती है, गवर्नमेंट कितनी सीट ले आती है, तब हम बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत में है। जो गवर्नमेंट बैठती है वो कितनी सीट ले आती, तो हम उसको बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत में है, 273 सीट।
कितनी सीट? 273 सीट। लोकसभा के कुल सदस्य संख्या डिवाइड बाई 2+1 273 आता है। और 273 सीट अगर गवर्नमेंट के पास होती है तो हम बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट बहुमत में है। तो अगर जब उनको पद से हटाना होगा तो हम 2/3 बहुमत क्यों लेंगे भाई? अगर उनके पास 273 लोग नहीं है तो गवर्नमेंट नहीं रहेगी, सीधी सी बात है। हम 2/3 बहुमत क्यों लेंगे? जितना हमको सरकार चलाने के लिए बहुमत चाहिए उतना उनके पास है तो बहुमत है, नहीं है तो नहीं है। तो यहां पर हम 2/3 क्यों निकालेंगे इनको? जितना बहुमत के लिए आवश्यक आंकड़ा है वो कितना है? सदन की कुल सदस्य संख्या डिवाइड बाई 2+1, ये पूर्ण बहुमत होता है। यानी आपका अगर गवर्नमेंट को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके गिराना है तो कितने वोट गवर्नमेंट के पक्ष में नहीं पड़ने चाहिए? 273 वोट गवर्नमेंट के पक्ष में नहीं पड़ने चाहिए। अब मान लीजिए यहां पर वोट बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता? खुद सोचिए, 50% है, मान लेते हैं 50% जो है वो पक्ष में वोट देते हैं, 50% विपक्ष में वोट देते हैं। क्योंकि नॉर्मल स्थिति में लोकसभा सदस्य वहां पर वोट नहीं दिया रहेगा तो उसके वोट को हटा दो। तो जो +1 वाला वोट है वो किसका वोट है? लोकसभा के अध्यक्ष का वोट है। तब यहां पर जब बराबर हो गया तो लोकसभा अध्यक्ष ने क्या किया? निर्णायक वोट दिया। तो किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को पद पर बैठाना हो या उसको पद से हटाना हो, लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक वोट नहीं देगा। लेकिन गवर्नमेंट को जब पद में गवर्नमेंट रहेगी कि नहीं उस समय, क्योंकि वो अध्यक्षता कर रहा है तो वो वहां पर निर्णायक वोट दे सकता है। तो यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्या दो चीज जनरेट हो रही है? पहली चीज ये जनरेट हो रही है कि जहां पर एक व्यक्ति को, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को पद से हटाना हो या पद में बैठाना हो, वहां पर लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक वोट नहीं दे सकता। लेकिन गवर्नमेंट क्योंकि एक व्यक्ति को नहीं चला रही, पूरी गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट में मत है कि नहीं, गवर्नमेंट के पास बहुमत है कि नहीं, इसको दिखाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष है वो भी तो स्वयं में वहां पर क्या है? गवर्नमेंट का ही व्यक्ति है। वो गवर्नमेंट का ही जो बहुमत रहता है उसी में से एक व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष तय होता है, जिसके लिए वहां के लोग वोट देते हैं। तो वो भी तो लोकसभा का सदस्य है, तो वहां पर वो अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। यहां पर देखिए तो तीसरा पॉइंट आपका सही हो गया। अब आप देखिए संविधान संशोधन। संविधान संशोधन करने के लिए हमको क्या लगता है? कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत प्लस उपस्थित और मत देने वालों का बहुमत, और उपस्थित और मत देने वालों का बहुमत 2/3 बहुमत से ज्यादा होना चाहिए। यानी यहां पर भी 2/3 बहुमत लग रहा है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आया? जहां पर 2/3 बहुमत लगता है किसी भी चीज को पास करने में, वहां पर आपका क्या नहीं लगेगा? निर्णायक मत नहीं लगेगा। अब आप ये कॉन्सेप्ट को इसमें बैठा लो। राष्ट्रपति को पद से हटाने क्या बहुमत लगता है? 2/3 बहुमत लगता है कुल सदस्यों का। यहां देख लो, न्यायाधीश को पद से हटाने क्या लगेगा? कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत प्लस उपस्थित और मत देने वालों का बहुमत, यानी यहां पर भी 2/3 का बात हो रहा है। संविधान संशोधन विधेयक, यहां पर भी 2/3 का बात हो रहा है। अब बाकी जितने चीजें बच गई वहां पर साधारण बहुमत या पूर्ण बहुमत लग रहा है। तो सीधा कॉन्सेप्ट अब आपके दिमाग में क्या गया? ये चीज, जहां पर 2/3 बहुमत लगता है जिस चीज में भी, वहां पर आपका निर्णायक मत की पावर नहीं है। क्लियर हुआ ये चीज? बाकी आप धन विधेयक बोल लो, वित्त विधेयक बोल लो, सब में साधारण बहुमत लगता है। सामान्य विधेयक में तो वैसे भी साधारण बहुमत लगता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके गया दिमाग में? जहां पर 2/3 बहुमत लगे वहां पर आपका निर्णायक मत नहीं है। तो संविधान संशोधन विधेयक पर आपका निर्णायक मत की पावर क्यों नहीं है? क्योंकि संविधान में संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत लगता है, और 2/3 बहुमत लगा तो विपक्ष में तो 1/3 ही बच गए। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था जिसमें आपका निर्णायक मत का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जिसमें आपके निर्णायक मत का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो यहां पर पूरा हो गया है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन शायद इतने ही थे, देख लेते हैं। हाँ, इतने ही क्वेश्चन थे।
आगे बढ़ते हैं। तो ये 13 क्वेश्चन शायद में भी आज हुए हैं। वो 13 क्वेश्चन आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हैं। कोई भी इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आपको आसानी से वहां पर बनता। 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दो, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आज आप सीखने के लिए आपके पास बहुत चीजें थी। अब यहां पर मैं कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूं, वो चीजों को आप समझना है, जो क्योंकि अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ रहे हैं, तब वो चीजों को समझते हुए चलना है। वो देख लेते हैं क्या चीजें समझना है। अब आपको मैं यहां पर क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? लोकसभा के स्पीकर एंड लोकसभा के स्पीकर। अरे भाई, यहां पर मैंने बताया था, यही तो मैंने जब पढ़ाते समय भी मैंने चिल्ला चिल्ला कर यही बताया था कि लोकसभा का स्पीकर अनुपस्थित है और राज्यसभा और लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है और जो पैनल है वो भी अनुपस्थित है। तब वो अपने बीच में से एक व्यक्ति को लोकसभा के पीठासीन अधिकारी बनाते थे। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति को क्या करता है? लोकसभा की पीठासीन की जिम्मेदारी सौंपता है। अब आप खुद समझ लीजिए, जब नई लोकसभा चुनकर निर्वाचित होकर आती है और पहली जैसे ही लोकसभा की मीटिंग होती है, तो जो पुरानी लोकसभा का अध्यक्ष था उसका पद खत्म हो जाता है, रिक्त हो जाता है। तब उस समय राष्ट्रपति क्या करता है? लोकसभा के सभी सदस्यों में से एक व्यक्ति को नियुक्त करता है, जिसको हम प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। तो वो कब हो रहा है? क्योंकि उस समय लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं है, पद उनका रिक्त है। तो राष्ट्रपति एक व्यक्ति को लोकसभा में से प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं, यानी एक व्यक्ति को लोकसभा से नियुक्त कर देता है। चलिए, क्लियर हो गया वेद प्रकाश जी? र से र जोड़ने मैंने बोला था, रिक्त से आपको वहां पे जोड़ने बोला था, राष्ट्रपति से रिक्त। चलिए, अब देखते हैं यहां पर। अब मैं आपको कुछ चीज राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में समझा रहा हूं, वो चीजें आपको समझना है, क्योंकि यहां पर एक पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक आया नहीं है, लेकिन आपको घुमाने के लिए बन सकता है। इसी के लिए मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं। क्या चीज स्पष्ट कर रहा हूं? राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के बारे में आप बोल लीजिए, ठीक? देखिए क्या होता है, एक होता है लोकसभा का सदन, एक होता है राज्यसभा का सदन। यानी लोकसभा की बैठक कहां होती है? लोकसभा में होती है। राज्यसभा की बैठक राज्यसभा में होती है। लेकिन यहां पर एक केंद्रीय सदन भी होता है, यहां पर एक केंद्रीय सदन भी होता है जब संयुक्त बैठक होती है, जहां पर तो वो ना तो लोकसभा में होती ना तो राज्यसभा में होती, वो केंद्रीय सदन में होती है, जहां पर लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर बैठ सकते हैं। हाँ विजय लक्ष्मी जी, तो यहां पर याद रखिएगा, जब राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है, जहां पर वो दोनों सदन को साथ में संबोधित करता है, वो ना तो लोकसभा में लोग बैठते हैं ना तो राज्यसभा में, वो केंद्रीय सदन में बैठते हैं, जहां पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर बैठ सकते हैं। अब दूसरी चीज, राष्ट्रपति जब अभिभाषण देने के लिए आता है, राष्ट्रपति जब संसद में या केंद्रीय सदन में अभिभाषण देने के लिए पहुंचता है, तो राष्ट्रपति का एक रैली निकाली जाती है। उस रैली में राष्ट्रपति के साथ कौन कौन आता है? राष्ट्रपति आता है, लोकसभा का अध्यक्ष आता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष आता है, प्रधानमंत्री आता है, राज्यसभा का सभापति आता है, राज्यसभा का उपसभापति आता है। यानी जब बाकी लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं, वो जाकर केंद्रीय सदन में बैठ जाते हैं, और जब राष्ट्रपति अंदर आता है, तो राष्ट्रपति के साथ कौन कौन लोग शामिल होते हैं उसकी रैली में?
लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति जो राज्यसभा के रहते हैं, प्रधानमंत्री, ये सभी लोग राष्ट्रपति के साथ अंदर एंटर करते हैं, वो पहले से नहीं बैठते। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए कि जब राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देता है, जब राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देता है, तो उस समय जो सदन में अंदर बैठे हैं, केंद्रीय सदन में जो भी व्यक्ति बैठा है, वो सदन से उठकर ना तो बाहर जा सकता है, और जो बाहर खड़ा व्यक्ति हो ना तो अंदर आ सकता है। यानी जब यहां पर राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, तो उस समय जो सदस्य अंदर बैठे हैं वो बाहर नहीं जा सकते उठकर, चाहे उनको बाथरूम आए, कुछ भी आए, वो उठकर बाहर नहीं जा सकते राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय। बेहद इंपॉर्टेंट बात। और चौथी इंपॉर्टेंट बात ये आपको पता होनी चाहिए कि राष्ट्रपति का जब अभिभाषण होता है, कभी भी पेपर में आ सकते हैं ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है तो राष्ट्रपति अभिभाषण को या तो हिंदी में दे सकता है या तो इंग्लिश में दे सकता है। राष्ट्रपति इस अभिभाषण को या तो हिंदी में दे सकता है या तो इंग्लिश में दे सकता है। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण को हिंदी में दिया, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण को हिंदी में दिया, तो ये याद रखिएगा राष्ट्रपति ने जब अपना अभिभाषण देकर हिंदी में बैठेगा तो वहां पर उपराष्ट्रपति खड़ा होगा और वो पूरे अभिभाषण को इंग्लिश में बोलेगा। अगर राष्ट्रपति ने इंग्लिश में अभिभाषण दिया है तो उपराष्ट्रपति खड़ा होगा और वो पूरे अभिभाषण को हिंदी में बताएगा। यानी राष्ट्रपति के अभिभाषण को ट्रांसलेट करके उपराष्ट्रपति भी बोलेगा। यानी राष्ट्रपति का जब अभिभाषण होगा तो राष्ट्रपति तो बोलेगा ही, साथ में उपराष्ट्रपति भी बोलेगा, और वो वही चीज बोलेगा जो राष्ट्रपति ने जो भी लैंग्वेज में, अगर वो उसने हिंदी में बोला है तो उपराष्ट्रपति इंग्लिश में बोलेगा, वही चीज को पढ़ के बताएगा। अगर राष्ट्रपति ने इंग्लिश में बोला है तो उपराष्ट्रपति हिंदी में पढ़कर बताएगा। तो कुल मिलाकर कहने का बात यहां पर यह है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण में उपराष्ट्रपति भी बोलेगा, लेकिन वो वही चीज ट्रांसलेट करके बोलेगा जो राष्ट्रपति ने पढ़कर जो भी लैंग्वेज में सुनाया है उसके अपोजिट लैंग्वेज में वो सुनाएगा। यानी उपराष्ट्रपति भी यहां पर उसको ट्रांसलेट करके बोलेगा। अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा, जब राष्ट्रपति अभिभाषण देने के लिए अंदर आता है और उसकी एक चेयर रखी रहती है जहां पर वो बैठता है, तो जब वो अभिभाषण देने के लिए प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के साथ अंदर आएगा, तो वो जाकर अपनी चेयर के पास खड़े होगा और इस समय वहां पर जन गण मन बजाया जाएगा, यानी वहां पर राष्ट्रगान बजेगा। और जब राष्ट्रपति का अभिभाषण खत्म हो जाएगा और राष्ट्रपति को जब जाना है तब भी जनगण मन बजेगा, यानी राष्ट्रगान बजेगा। तो जब राष्ट्रपति आएगा तब भी राष्ट्रगान बजता है, जाएगा तब भी राष्ट्रगान बजेगा। यानी आएगा तो खड़े होगा अपने चेयर में बैठने से पहले, वहां राष्ट्रगान बजेगा। जब अभिभाषण देके वो जाने लगेगा तो उस समय भी राष्ट्रगान में वो शामिल होगा और फिर वो अपने सदन से को छोड़कर जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको नॉर्मल बुक में नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको ये समझना है कि पेपर में कुछ अलग क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। अब यहां पर एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है इसको समझना है। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में कभी भी पूछा जा सकता है, इसको विशेषकर ध्यान देना है। क्या क्वेश्चन है, देखिए, जब लोकसभा का नया निर्वाचन होता है, जब लोकसभा का निर्वाचन हो जाता है, नई लोकसभा आती है, राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है, प्रोटेम स्पीकर सभी लोकसभा के मेंबर को शपथ दिलवा देता है। ठीक, अब कई मेंबर ऐसे होते हैं जो शपथ नहीं ले पाते, और ये लोकसभा का यहां पर जो है शपथ दिलवा दिया, इसने राष्ट्रपति ने प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवाया, प्रोटेम स्पीकर ने लोकसभा के मेंबर को शपथ दिलवा दिया। अब जब ये शपथ ग्रहण का समारोह हो जाता है तो उसके 1 से 2 दिन के बाद राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण रखा जाता है, जिसमें केंद्रीय सदन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उपस्थित रहेंगे। ठीक, अब यहां पर मेरे एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। वो क्वेश्चन क्या है कि
मान लीजिए लोकसभा के चुनाव के बाद कोई सदस्य ऐसा है जिसने शपथ नहीं लिया है, कोई सदस्य ऐसा है जिसने अभी तक शपथ नहीं लिया है, तो क्या वो बिना शपथ ग्रहण किए राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल हो सकता है? ये क्वेश्चन है, हां या ना। क्या वो सदस्य बिना शपथ लिए अपने पद की राष्ट्रपति के अभिभाषण में, विशेष अभिभाषण जो हो रहा है उसमें वो शामिल हो सकता है कि नहीं हो सकता? हां या ना आंसर चाहिए। चलिए मिला जुला आंसर आ रहा है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो भी मेंबर यहां पर निर्वाचित हुआ है, जो भी मेंबर यहां पर निर्वाचित हुआ है, तो उसके निर्वाचन के समय उसको निर्वाचन आयोग के द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। जो भी मेंबर यहां पर निर्वाचित हुआ है, उसके निर्वाचन के बाद निर्वाचन आयोग के द्वारा इसको प्रमाण पत्र दिया जाता है, और उस प्रमाण पत्र में यह लिखा रहता है कि आप फलाना सीट से निर्वाचित हुए हैं, यानी आप लोकसभा के मेंबर हैं। तो ऐसे लोग जिन्होंने शपथ नहीं लिया है, वो जब इसमें अधिवेशन में शामिल होना चाहता है, विशेष अभिभाषण में शामिल होना चाहता है, तो वो अपने उस प्रमाण पत्र को लेकर वहां पर दिखाएगा, और उस प्रमाण पत्र को देखकर यहां पर उनको अंदर जाने दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो शपथ नहीं लिया है वो भी इसमें शामिल हो सकता है। इनको आमंत्रण पत्र भी जाते हैं कि आप यहां पर ये है, आपको आमंत्रित किया जाता है। लेकिन जो शपथ ले लिए हैं वो तो आमंत्रण पत्र से अंदर चले जाएंगे, लेकिन जिन्होंने अभी तक शपथ नहीं लिया है, तो उस आमंत्रण पत्र के साथ उनको यहां पर ये सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा, और ये सर्टिफिकेट दिखाकर वो अंदर प्रवेश कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ये वाला पॉइंट सभी को क्लियर हुआ कि जो सदस्यों ने शपथ नहीं लिया है वो भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल हो सकता है। ठीक है, और जितनी जानकारी मैं यहां पर आपको दे रहा हूं आपको नॉर्मल बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए अच्छे से सुनिए। जहां पर आपको जो भी डाउट है पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है। चलिए, अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, और पेपर में आया भी हुआ है, जो नॉर्मल बुक में आपको नहीं मिलेगा लेकिन पेपर में आया हुआ है। यह क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट है। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि मान लेते हैं एक व्यक्ति है या एक लोकसभा का सदस्य था, एक लोकसभा का सदस्य है जिसको मंत्री बनाया गया है, एक लोकसभा का सदस्य है जिसको मंत्री बनाया गया था। अगर इसको अपने मंत्री पद को छोड़ना है, इसको अपने मंत्री पद को छोड़ना है, तो ये अपना त्याग पत्र किसको देगा? अगर इसको अपने मंत्री पद को छोड़ना है तो ये त्याग पत्र किसको देगा? ये पेपर में क्वेश्चन आया है। ऑप्शन सुन लेते हैं। ऑप्शन देखिए यहां पर, लोकसभा के स्पीकर को, सेकंड ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, थर्ड ऑप्शन है सदन के नेता को, सदन के नेता को, और फोर्थ ऑप्शन था पेपर में नन ऑफ दिस। बताइए, ये चार ऑप्शन पेपर में आया था, लोकसभा के स्पीकर को, प्रधानमंत्री को, सदन के नेता को, या इनमें से कोई नहीं? और जो नन ऑफ दिस भी आंसर बोल रहे हैं, तो आप अपना आंसर बताइए। अगर आपके पास ये तीन में आंसर नहीं है, नन ऑफ दिस अगर आप बोल रहे हैं, तो आप आंसर बताएंगे कि किसको? चलिए, बिल्कुल सही है। आंसर क्या है? नन ऑफ दिस। आंसर क्या है इसका? राष्ट्रपति। क्योंकि आपको पता है
कि जो मंत्री बनते हैं वो किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? राष्ट्रपति। पूरा मंत्री परिषद किसके प्रति वफादार होता है या किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। क्लियर है? तो यहां पर इस्तीफा किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, और जो पेपर में आया है और आपको नॉर्मल बुक में नहीं मिलता, लेकिन लोकसभा राज्यसभा जो नियम होते हैं उसमें आपको ये मिल सकता है, मिलता है मतलब। क्या क्वेश्चन है? ये पूछा जाता है कि अगर कोई मंत्री इस्तीफा देता है, अगर कोई मंत्री अपने पद से इस्तीफा देता है, तो जब मंत्री कोई भी अपने पद से इस्तीफा देगा तो उसको जो है अपनी बात रखने का अवसर दिया जाता है। जब मंत्री जो है अपने पद से जब भी इस्तीफा देगा तो उसको अपनी बात रखने का अवसर दिया जाता है। तो ये कहां पर अपने बात को रखेगा? लोकसभा में, राज्यसभा में, या दोनों में कहीं भी रख सकता है, उसके चॉइस के ऊपर है, या इनमें से कोई नहीं, कहीं नहीं रखेगा। चलिए बताइए, अगर कोई मंत्री अपने पद से इस्तीफा देता है तो अपने इस्तीफे के बाद वो अगर भाषण दे सकता है तो कहां दे सकता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में से कहीं पर भी दे सकता है, या इनमें से कोई नहीं? सब चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी पूरे चीज को दिमाग में रखिए। जो जो हमने पढ़ा है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी मंत्री बन सकता है जो लोकसभा राज्यसभा का मेंबर ना हो, लेकिन वो मंत्री बन सकता है 6 महीने तक। कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री बन सकता है जो लोकसभा का मेंबर हो, कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री बन सकता है जो राज्यसभा का मेंबर हो। जितनी भी चीजें आप यहां पर पढ़े हुए हैं, पूरी चीज का एनालिसिस कीजिए और वहां पर आप मेरे को आंसर दीजिए। पूरी चीजों का एनालिसिस कीजिए। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। चलिए अब देखते हैं कहां ये अपना वक्तव्य दे सकता है। कहां दे सकता है? आंसर है लोकसभा। और विजय लक्ष्मी जी ने इसका बिल्कुल सही आंसर बताया है। विजय लक्ष्मी जी, कल ने जो आपको डांट पड़ी आपने उससे सबक लिया और आप आज सही आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इन्होंने वहां पर कारण भी बताया कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये अपना कहां पर भाषण देगा? लोकसभा में देगा। कहां पर देगा? लोकसभा में देगा। क्योंकि जो पूरी मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए वो भाषण भी कहां देगा? लोकसभा में देगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था और बहुत अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने। जिन्होंने भी सही आंसर दिया वो सही सोच समझ के दिए होंगे। अब यहां पर एक क्वेश्चन और आता है और आया हुआ है पेपर में। क्या क्वेश्चन है कि अगर इसको लोकसभा में भाषण देना है, अगर इसको लोकसभा में भाषण देना है तो ये किसकी परमिशन से यहां पर भाषण देगा? जो लोकसभा में ये भाषण देता है वो किसकी परमिशन से यहां पर भाषण देगा? बताइए। हाँ नूरीन जी, चाहे वो राज्यसभा से भी क्यों ना हो, लेकिन वो किसके प्रति उत्तरदायी था? मंत्रिपरिषद में जब मंत्री पद में था तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी था। इसी के लिए वो मंत्री कहां का भी हो, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य भी ना हो, लेकिन वो वक्तव्य वहां पर देगा। तो किसकी परमिशन से यहां पर लोकसभा में वो वक्तव्य दे सकता है? सीधी सी बात, और पेपर में ये पूछा भी गया था। बहुत अब लॉजिकल क्वेश्चन है भाई, किसकी परमिशन से लेगा? दे सकता है स्पीकर की परमिशन से। आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में। ठीक, किसकी परमिशन से? स्पीकर की परमिशन से।
लेकिन जब यहां पर इसने इस्तीफा दिया हुआ है, ठीक, और जब इसने इस्तीफा दिया था उस समय अगर संसद सत्र में नहीं है, जब इसने इस्तीफा दिया था तो उस समय संसद सत्र में नहीं है, यानी कि लोकसभा का सदन नहीं चल रहा है। तो जब भी लोकसभा का नया सत्र लगेगा, जब भी लोकसभा का नया सत्र लगेगा, नई बार लोकसभा बैठेगी, तो उसमें नए सत्र में 7 दिन के भीतर जब सत्र लगेगा, इसको वहां पर अपना भाषण देना पड़ेगा। 7 दिन के भीतर इसको अपना रिजाइन करने का, मतलब जो उसने अपना पक्ष रखना चाहता है वो यहां पर देगा कि वो पद क्यों छोड़ रहा है, क्या है, वो सब देगा। अब देखिए, क्योंकि स्पीकर यहां पर परमिशन दे रहा है कि वो लोकसभा में अपनी बात रख सकता है, बोलेगा, तो स्पीकर जो है इसके पहले सूचित कर देगा किसको? प्रधानमंत्री को। स्पीकर इससे पहले सूचित करेगा किसको? प्रधानमंत्री को। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदन का सदस्य नहीं है, वो राज्यसभा के सदन का सदस्य है, तब वो किसको बोलेगा? जो लोकसभा में इसकी पार्टी का नेता है, सदन का नेता जो बैठा हो। क्योंकि आपको पता है क्या है, फिर से मैं इसको समझा रहा हूं। देखिए, प्रधानमंत्री तो लोकसभा का भी आदमी बन सकता है, राज्यसभा का भी आदमी बन सकता है। तो अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का ही व्यक्ति है, लोकसभा में ही है, तो स्पीकर किसको बता देगा? प्रधानमंत्री को बताएगा कि आज ये वक्तव्य देगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है, तब भी वो प्रधानमंत्री को तो बताएगा ही, लेकिन साथ साथ जो लोकसभा में सदन का नेता है, जो लोकसभा में सदन का नेता है, यानी अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो बहुमत प्राप्त पार्टी लोकसभा में एक व्यक्ति को सदन का नेता बनाती है, वो बहुमत प्राप्त पार्टी बनाती है। तो जो भी व्यक्ति उस सदन का नेता होगा, तो स्पीकर उसको भी बताएगा कि ये व्यक्ति आज मंत्री पद छोड़ा था, तो उसके बारे में यहां पे वक्तव्य देगा। क्लियर है? अगर सदन सत्र में नहीं है, तब जब सत्र में लगेगी, तो सत्र में जब नया सत्र चालू होगा, तो उसके सत्र के 7 दिन के भीतर ये जो व्यक्ति इस्तीफा दिया है वो अपना वक्तव्य यहां पर देगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पेपर में आता है। क्या पूछ रहे गीतांजलि जी? क्लियर हो गया? ये वाला पूरी चीज क्लियर हो गई कि अगर कोई मंत्री अपने पद से इस्तीफा देता है तो वह कहां पे भाषण देगा? लोकसभा में देगा। लोकसभा अध्यक्ष परमिशन देगा, अध्यक्ष परमिशन देगा, साथ साथ वो किसको बताएगा? अध्यक्ष प्रधानमंत्री को या सदन के नेता को, जो भी है। क्लियर है सभी को? यहां तक ये वाली बात पूरी समझ आ गई? तो बताइए, समझ आ गया है? अब ये सब बातें जो मैंने आपको बताई है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए इसको अच्छे से सब जन पढ़ लीजिएगा, ताकि यहां से क्वेश्चन बने तो बाकी के लिए नया रहे, लेकिन आपके लिए जो है वो बनाया हुआ रहे। तो इन सब चीजों को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, अब एक टॉपिक और हम देखते हैं वित्त विधेयक के बारे में। अब एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं वित्त विधेयक के बारे में। देखिए, वित्त विधेयक जो होता है, यह आपका बताया गया है आर्टिकल नंबर 117 1 में और 117 3 में। वित्त विधेयक दो तरीके के होते हैं, एक होता है वित्त विधेयक 1 और एक होता है वित्त विधेयक 2। वित्त विधेयक 2। अब आपको ये दोनों में अंतर समझना है। क्या चीज होता है? देखिए,
मैंने आपको बताया था कि अगर पेपर में वित्त विधेयक लिखा है और कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है कि किस विधेयक की बात कर रहा है, तो हमको क्या लेना है, वित्त विधेयक 1 को लेना है। वित्त विधेयक 1 पूरी तरीके से किसके समान होता है, वित्त विधेयक 1 पूरी तरीके से किसके समान होता है, धन विधेयक के समान होता है। लेकिन अंतर क्या होता है, देखिए लोकसभा में जब कोई विधेयक जाता है तो वो वित्त, अगर पैसों की बात हो रही है तो वो वित्त विधेयक के रूप में ही जाएगा, ठीक है, वो विधेयक वित्त विधेयक के रूप में ही जाएगा। लेकिन अगर लोकसभा अध्यक्ष जब लोकसभा से वो विधेयक पारित होकर राज्यसभा जा रहा होगा, तो वहां पर जो लोकसभा का अध्यक्ष है उस विधेयक के ऊपर लिख कर देगा कि ये वित्त विधेयक है कि धन विधेयक है। तो अंतर कहां पे आएगा, राज्यसभा में अंतर आएगा कि राज्यसभा उसको वित्त विधेयक के रूप में ट्रीट करती है या राज्यसभा उसको धन विधेयक के रूप में ट्रीट करती है। इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष जो है वो ऊपर लिख देगा कि आपको ये धन विधेयक के रूप में ट्रीट करना है। तो धन विधेयक के रूप में ट्रीट करने के लिए बोलेंगे तो राज्यसभा की पावर क्या हो गई, 0 हो गई। यानी राज्यसभा उस विधेयक को केवल 14 दिन रोक सकती है, उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती, केवल संशोधन की सिफारिश कर सकती है, और राज्यसभा उसको पारित भी ना करे तब भी पारित मान लिया जाएगा। लेकिन अगर वित्त विधेयक के रूप में वो विधेयक जाता है राज्यसभा में, तो राज्यसभा के पास जो सभी पावर आ जाएगी जो सामान्य विधेयक के लिए होती है। यानी राज्यसभा उसको रोक सकती है, उसको कैंसल कर सकती है, उसको संशोधन सहित लोकसभा में वापस भेज सकती है, और अगर दोनों सदनों में सहमति नहीं बनती तो संयुक्त अधिवेशन भी हो सकता है। यानी जो वित्त विधेयक 1 है, सबसे पहली बात, वित्त विधेयक 1 के बारे में पहली बात, राष्ट्रपति की परमिशन से पेश किया जाएगा, राष्ट्रपति की अनुमति से इस विधेयक को पेश किया जाएगा। याद रखिए, अनुमति से क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। वित्त विधेयक 1 कहां पेश होता है, केवल और केवल लोकसभा में पेश होता है। वित्त विधेयक 1 केवल और केवल कहां पेश होगा, लोकसभा में होगा, और लोकसभा का अध्यक्ष यह तय करेगा जब राज्यसभा में जाएगा कि वित्त विधेयक के रूप में जाएगा कि धन विधेयक। अगर वो बोल दिया वित्त विधेयक के रूप में जाएगा, तब वो राज्यसभा वित्त विधेयक के रूप में ट्रीट करेगा। तीसरा पॉइंट, राज्यसभा वित्त विधेयक 1 के को सामान्य विधेयक की तरह ट्रीट करेगी। राज्यसभा वित्त विधेयक 1 को सामान्य विधेयक की तरह ट्रीट करेगी अगर वो वित्त विधेयक को के रूप में भेजा जाता है राज्यसभा में। तो अब सामान्य विधेयक के रूप में ट्रीट करेगी, यानी ये किस तरीके से पारित होगा, सामान्य बहुमत से पारित होगा। सामान्य बहुमत क्या होता है, उपस्थित और मत देने वालों का बहुमत सामान्य बहुमत होता है। अगर यहां पर राज्यसभा क्या कर सकती है, स्वीकृत कर सकती है, अस्वीकृत कर सकती है, पुनर्विचार के लिए भी, यानी संशोधन करके भी लौटा सकती है। और अगर वो नहीं होता दोनों के मध्य, लोकसभा और राज्यसभा के मध्य अगर वो नहीं बात बैठती, तो यहां पर क्या होगा, संयुक्त बैठक भी हो सकती है। तो इतनी चीजें होती है वित्त विधेयक 1 में, जो पूरी तरीके से उसमें वही बात पैसों से रिलेटेड शामिल होती है जो धन विधेयक में होती है। अब ये लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है कि इसको वित्त विधेयक के रूप में आगे बढ़ाने की धन विधेयक में। इसी के लिए बोला जाता है कि हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। केवल ऐसा वित्त विधेयक धन विधेयक होता है जिसको लोकसभा के अध्यक्ष ने धन विधेयक बोला हो। क्लियर है? तो ये है पूरा वित्त विधेयक 1 के बारे में आर्टिकल 117(1). समझ आ गया सबको, ये वाला पॉइंट समझ आ गया सबको? तब मैं आपको ये सेकंड बताऊंगा। पहला पॉइंट आपको सबको समझ आ गया है? फटाफट बताइए, मेरी आगे भी क्लास है, जब फटाफट बताइए। चलिए अब देखते हैं वित्त विधेयक 2 क्या होता है। देखिए, गवर्नमेंट जब कोई ऐसा विधेयक लाती है या कोई ऐसा सब्जेक्ट लाती है जिस सब्जेक्ट को पारित करने के बाद गवर्नमेंट को पैसे की आवश्यकता पड़ती है, यानी कोई ऐसे विषय पर कानून बनाया जा रहा है जिसमें कानून पारित होने के बाद गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत पड़ेगी,
जो कि बजट में नहीं बताया गया है। तो ऐसी स्थिति में उसको वित्त विधेयक 2 की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसी कोई भी विधेयक जिसके या ऐसा कोई भी चीज जिसके बारे में धन विधेयक या वित्त विधेयक 1 के बारे में नहीं, के विषय में नहीं बताया गया है, लेकिन इसमें क्या है, कोई ऐसा कानून गवर्नमेंट लाना चाहती जिसके पारित होने के बाद गवर्नमेंट को उस कार्य को करने के लिए भी पैसों की आवश्यकता होगी, और वो चीजें जो है किसी भी बजट में नहीं बताया गया है, कि वो खर्चे के बारे में किसी भी बजट में नहीं बताया गया है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए गवर्नमेंट ला रही है कि एक विधेयक लाई कि जितने भी हमारी ऐसे उद्योग पड़े हैं जो बंद होने की कगार में है, उनके रिनोवेशन के लिए उनमें पैसा लगाया जाए और उनको पुनर्जीवित करने के लिए कोई विधेयक लाया गया। एक सामान्य विषय है, पैसों से रिलेटेड उसमें बात नहीं है, केवल एक सामान्य विषय है। क्या विषय है? उद्योगों को हमको बेहतर करना है। जो हमारे उद्योग बंद हो रहे हैं या उद्योग ऐसा हो गया जिसमें प्रोडक्शन घटते जा रही है, क्योंकि वहां पर मशीनें जो है वो पुरानी मशीनें हैं। अब संसद में वो विधेयक जो लाया गया, अब बताइए इस विधेयक अगर ये पारित होता है तो भाई नई मशीन को खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, या उन उद्योगों को पुनर्निर्माण करने के लिए, रिनोवेशन के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। और ये क्या बजट में इन चीजों को बताया गया है? नहीं बताया गया है। यानी यहां पर एक सामान्य विषय है, यहां पर आप समझिए एक सामान्य विषय है, लेकिन इस सामान्य विषय को लागू करने के लिए हमको पैसों की भी जरूरत है। यानी यहां पर धन के साथ साथ, यानी पैसों के साथ साथ एक सामान्य विषय भी है। अगर धन विधेयक होता तो उसमें केवल पैसों की बात होती, सामान्य मुद्दों पर चर्चा नहीं होती, करों की बात होती, ये सब होती, और वही वित्त विधेयक 1 में भी होती। लेकिन यहां पर क्या है कि एक सामान्य विषय के लिए लाया गया उद्योग जो है वो आपका वित्त के बात नहीं होती उद्योग में। लेकिन अगर उद्योगों को रिनोवेट करना है या नई मशीनों को लाना है, उद्योगों को पुनर्जागृत करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए, तो उन मशीनों के लिए तो पैसों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? कि गवर्नमेंट बजट में नहीं बताई है लेकिन उसको बीच में लग रहा है, पैसों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति के लिए जो विधेयक लाया जाता है वो होता है वित्त विधेयक 2, जिसमें सामान्य मुद्दों पर भी चर्चा है, साथ साथ पैसों के मुद्दों पर भी चर्चा है। और अगर वित्त विधेयक 2 पारित होता है तो वित्त विधेयक 2 जो मेन होता है वो संचित निधि से व्यय से संबंधित होता है। यानी इस विधि से, यानी इस विधेयक के अंतर्गत ऐसी चीजें लाएंगे जिसमें सामान्य विषय हो और पैसों की भी बात हो। यानी ये पैसे कहां से निकलेंगे? संचित निधि के व्यय से ही तो संबंधित है। कि संचित निधि पर भारित व्यय है ये? नहीं, संचित निधि से किया जाने वाला व्यय है। यानी यहां पर संचित निधि से व्यय से संबंधित बातें भी हैं और साथ साथ सामान्य विषय की भी बातें भी हैं। तो संचित निधि से के व्यय से संबंधित जहां पर भी बातें होंगी वो वित्त विधेयक 2 होगा। और ऐसे व्यय हैं जो बजट में नहीं बताए गए हैं, इसमें ऐसे व्यय शामिल हैं जो बजट में नहीं बताया गया है, और इसमें सामान्य विषय भी शामिल है, साथ साथ पैसों के विषय भी शामिल है। तो ऐसे विधेयक होते हैं वित्त विधेयक 2। अब वित्त विधेयक 2 की एक खास बात यह है, पहली बात, खास बात आप समझिए यहां पर वित्त विधेयक 2 की क्या खास बात है, वित्त विधेयक 2 की वो समझिए। खास बातें समझिए। पहली बात, इस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की परमिशन आवश्यकता नहीं है। इस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की परमिशन नहीं आवश्यक है। कब के लिए? पेश करने के लिए राष्ट्रपति की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन सेकंड पॉइंट, इस विधेयक को जब तक पास नहीं किया जाएगा, इस विधेयक को अगर वो लोकसभा में ला रहे हैं या राज्यसभा में ला रहे हैं, कहीं भी ला रहे हैं, इस विधेयक को तब तक यहां पर पास नहीं किया जाएगा जब तक राष्ट्रपति संदेश ना भेजे कि इस विधेयक को पास करना है। इस विधेयक को पास तभी किया जाएगा जब राष्ट्रपति संदेश भेजेगा कि इस विधेयक को पास करना है। यानी
ये विधेयक को लाने के लिए राष्ट्रपति की परमिशन नहीं लगती, लेकिन इस विधेयक को पास तब तक सदन नहीं कर सकता जब तक राष्ट्रपति उनको बोले नहीं कि इसको पास कर दो। यानी विधेयक तो आ गया, लोकसभा राज्यसभा मस्त से चर्चा भी कर रहे हैं जहां भी ये विधेयक लाया गया, लेकिन जब तक राष्ट्रपति उनको नहीं बोलेगा कि इसको पास कर दो, तब तक वो पास नहीं कर सकते। यानी यहां विधेयक को लाने के लिए राष्ट्रपति की परमिशन नहीं लगेगी, लेकिन विधेयक को पास करना है तो जब तक राष्ट्रपति नहीं बोलेगा ये पास नहीं हो सकता। यानी अब राष्ट्रपति ने बोला विधेयक को पास करो, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा के पास गया, अब राज्यसभा जो है वहां पर रोका हुआ। यानी आप ये बोल सकते हो कि राष्ट्रपति जब तक नहीं बोलेगा इनमें वोटिंग नहीं होगी इस विधेयक के लिए। राष्ट्रपति जब तक बोलेगा नहीं तब तक यहां पर वोटिंग नहीं होगी इस विधेयक को पास करने के लिए। अब मान लीजिए वोटिंग हो रही है, लेकिन लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा ने रोक लिया, या राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने रोक लिया, कुछ भी हो, तो ऐसी स्थिति में यहां पर संयुक्त बैठक का भी प्रावधान है। किसका प्रावधान है? संयुक्त बैठक का भी प्रावधान है। क्लियर हो गया ये सब चीज? वित्त विधेयक 1 और 2 में अंतर समझ आ रहा है? वित्त विधेयक 1 राष्ट्रपति के परमिशन से ही लाया जाता है, लोकसभा में ही लाया जाता है, लेकिन वित्त विधेयक 2 राष्ट्रपति की परमिशन से नहीं लाया जाता, लेकिन उसको पारित करना हो तो पहले राष्ट्रपति बोलेगा कि वोटिंग करो, तभी वो वोटिंग होगी। राष्ट्रपति नहीं बोलेगा तो वोटिंग भी नहीं होगी। ये दोनों में मेन अंतर है। क्लियर है सभी को ये चीज? तो यहां पर आपका वित्त विधेयक वाला आर्टिकल कंप्लीट होता है। आर्टिकल 117 में यही चीजें बताई गई हैं जो मैंने यहां पर बता दी हैं आपको। ठीक है, इसका नोट्स मैं आपको दे दूंगा। आज आपको जितने भी पिछली क्लास हुई है सबके नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, जो भी छूटा हुआ था। तो चलिए यहीं पर आज की क्लास को एंड करते हैं। क्वेश्चन कराने का मकसद यही है कि आप अपनी गलतियों को पकड़ें, अपनी गलतियों को सुधारें और पेपर में गलती ना करें। क्वेश्चन सॉल्व कराने का मकसद यही होता है। इसलिए यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन पहले सॉल्व करा रहा हूं। भले ही हमको समझ थोड़ा सा टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन एक बार अगर हम चीजों को समझने लगे तो पेपर में आपसे गलती नहीं होगी, ये चीज आपका जरूर हो जाएगा। जो गलतियां हैं आप यहीं पर कर लेंगे, पेपर में आपकी गलती के लिए कोई भी चीज नहीं बचेगी। और 117 आर्टिकल हो गया है। अब इसके बाद एक प्रक्रिया नियम आपको बताना है, फिर राष्ट्रपति का अध्यादेश बताना है, उसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट वाला जो भी चीजें हैं वो चालू हो जाएगा। बीच में मेरे को आपको संसद से रिलेटेड कुछ चीजें और भी बतानी है, जैसे कि आपका अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाते हैं, निंदा प्रस्ताव कैसे लाते हैं, या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, अल्पकालीन चर्चा क्या होती है, ये सब चीजें भी आपको बतानी है जो हमारे लोकसभा या राज्यसभा के नियमों के अंतर्गत होता है। वो नियम भी आपको बताने हैं जो हमारे बेयर एक्ट में नहीं लिखा है, यानी संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन नियम के तहत वो होते हैं, तो उस पर भी चर्चा करनी है। उसके बाद हमको ये भी देखना है कि जो तारांकित प्रश्न क्या होता है, अतारांकित प्रश्न क्या होता है, किसमें चर्चा हो सकती, किसमें नहीं हो सकती, वो भी हमको देखना है। ठीक है, चलिए फिर आज यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। अब मिलेंगे हम कल और इसके आगे की चीज समझेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव कैसे आता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव, ये सब क्या होता है, आने वाली क्लास में देखेंगे। चलिए, धन्यवाद।